पांच ऐसी चीजें जो आपको कोई भी शेयर खरीदने से पहले जरूर देखनी चाहिए और इन पॉइंट्स को आपको मिस नहीं करना चाहिए जब भी आप कोई भी शेयर खरीदने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर जब भी आप कोई शेयर परचेज करने जाते हैं, आप उस शेयर में क्या चीजें देखते हैं, और किसी भी कंपनी में आप पैसा लगाते हैं तो आप उस कंपनी की कौन सी चीजें देखते हैं। तो आप अगर कोई भी कंपनी खरीदने जा रहे हैं, आपको ऐसी पांच चीजें जरूर देखनी चाहिए। आप एक भी किसी भी कंपनी का शेयर लेने जा रहे हैं तो आपको इन पांच चीजों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम आज के अपने इस वीडियो में इन पांच पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। अगर आप कोई किसी भी शेयर में अगर आप पैसा लगाने के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो पहला पॉइंट है वो जरूर देखना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, कंपनी कौन सा काम करती है। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये जरूर जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कंपनी पैसा कैसे बनाती है, उसका बिजनेस क्या है, और वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, और वो जो है किस टाइप की सर्विसेज ऑफर करती है, और क्या वो अपने फील्ड में लीडर है कंपनी, क्या वो लीडर है, और या क्या वो सेकंड नंबर की कंपनी है या थर्ड नंबर की कंपनी है, क्या उसकी सेल्स सबसे ज़्यादा हो रही है, क्या वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है अपने पीएस की कंपनियों में। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर से जरूर देखने चाहिए कि अगर आप किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप आईटी कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं, तो आईटी कंपनी का आप उसके पीएस को भी कंपेयर करिए। आप ये देखिए कि क्या वो कंपनी आईटी की नंबर वन कंपनी है, और क्या उसके वो कंपनी कौन कौन से सॉफ्टवेयर बनाती है, किस किस उसके कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, और कंपनी के पास कैश कितना है, और कंपनी की सर्विसेज कौन कौन सी कंट्रीज में ऑपरेट करती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर देखनी चाहिए। आपको अपनी कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। आप कंपनी में शेयर, आप कंपनी के शेयर में आप पैसा लगाने जा रहे हैं तो आप कंपनी के मालिक बनने जा रहे हैं। तो ये वैसे ही है कि आप, अगर आपको 10 लाख करोड़ दे दिए जाए और आपको कहा जाए कि आप एक कोई कंपनी खरीद लीजिए, तो आप उस कंपनी में आप कौन कौन सी चीजें देखना पसंद करेंगे, आप उस कंपनी के बारे में क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसी थॉट प्रोसेस से अगर आप सोचेंगे तो आपको जरूर इसके बारे में पता चलेगा कि कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, कंपनी का बिजनेस कैसे होता है, और कंपनी क्या क्या, उसके कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, कंपनी कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कौन कौन से कंट्री में ऑपरेट करती है, और कंपनी का कोर बिजनेस क्या है, और कंपनी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से बिजनेस से आता है, कौन से सेगमेंट से आता है, उस सेगमेंट में ग्रोथ कैसी चल रही है। तो आपको ये जो पहला इसेंशियल पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और आपको पहला पॉइंट जरूर से जरूर जो है इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी रेशो, जिसे हम पी रेशो कहते हैं। तो ये पी रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको किसी भी शेयर में पैसा लगाने के लिए। तो पी रेशो होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, पी रेशो जो होता है वो करंट शेयर प्राइस, किसी भी शेयर का करंट प्राइस क्या चल रहा है, और डिवाइडेड बाई क्यूमुलेटिव पास्ट 4 क्वार्टर अर्निंग्स। तो क्यूमुलेटिव पास्ट 4 क्वार्टर अर्निंग्स मीन्स जो लास्ट ईयर की जो उसकी अर्निंग रही है, उसकी एक साल की अर्निंग कितनी है, और उसका करंट शेयर प्राइस क्या है, इसका ये रेशो होता है पी रेशो। तो पी रेशो का मतलब क्या है? अगर हमने पी रेशो जान लिया तो उसका मतलब क्या है, अगर तो इसका मतलब इससे निकलता है कि शेयर का प्राइस जो भी चल रहा है, आप उसे लास्ट 4 क्वार्टर की अर्निंग से आप उसे डिवाइड करिए। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे पी रेशो आपकी जो वैल्यू में 20 आई है, तो 20 का मतलब आपको 1 रुपए अर्न करने के लिए साल में आपको 20 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो 20 रुपए लगा के आप 1 रुपए की अर्निंग कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी कंपनी का पी रेशो 30 निकल के आता है या 40 निकल के आता है, तो आपको 40 रुपए आप लगा रहे हैं किसी कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए। और किसी कंपनी का पी आपको 20 मिलता है, तो आप 1 रुपए कमाने के लिए आप उसमें 20 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये पी रेशो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी कंपनी का आपको पी हायर पी मिलता है, तो मतलब आपको पैसा ज्यादा लगाना पड़ रहा है, और आपकी इनकम जो अर्निंग हो रही है वो कम हो रही है। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपको पी रेशो जितना पी आपको जितना कम होता है उतना अच्छा समझा जाता है। तो अगर आप किसी कंपनी का पी फॉर एग्जांपल 10 निकल के आता है पी रेशो, तो आपको 10 रुपए आप लगा रहे हैं 1 रुपए कमाने के लिए। तो कंपनी का जो पी रेशो जितना ही कम होता है उतना ही आपके शेयर के लिए ये अच्छा होता है। और एक बार अगर आपने पी रेशो अपने कंपनी का जान लिया, अगर आप आईटी सेक्टर की तरफ देख रहे हैं, या आप स्टील सेक्टर की तरफ देख रहे हैं, या आप सीमेंट सेक्टर की तरफ देख रहे हैं,
तो अगर आपने कंपनी डिसाइड कर ली है तो आप उस सेक्टर में उनके पीएस का भी पी रेशो जरूर चेक करिए कि क्या आपने जो कंपनी आइडेंटिफाई की है क्या वो उसका पी अपने जो कंपटीटर्स हैं उनके कंपैरिजन में कम है या ज़्यादा है। और ये आपको जरूर देखना चाहिए कि आप पैसा अर्न करने के लिए आप कितना पैसा लगा रहे हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा और ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट भी है। तो आपको पी रेशो जरूर से जरूर देखना चाहिए कंपनी का, जो कंपनी आप चूज करने जा रहे हैं और इसके कंपटीटर का, और जो भी कंपनियां सिमिलर बिजनेस रन करती हैं उनका आपको पी जरूर से जरूर देखना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरे पॉइंट की। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है बीटा। दोस्तों कंपनी को कंपनी में पैसा लगाने के लिए आपको बीटा भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बीटा क्या होगा हम ये समझेंगे। तो देखिए, अगर मैं आशा करता हूँ कि आप निफ्टी 50 के बारे में आप जानते हैं कि निफ्टी 50 क्या है। तो अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में आप जरूर जानते होंगे। तो निफ्टी जो है वो टॉप 50 कंपनियों का एक इंडेक्स है। तो निफ्टी को अगर आप इंडेक्स माने कि हम मार्केट की परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करते हैं कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। अगर निफ्टी की कंपनियां ऊपर गई तो हम ये मानते हैं कि आज मार्केट ऊपर गया है, और निफ्टी की कंपनियां अगर नीचे जाती हैं किसी दिन और अगर उनकी वैल्यू गिरती है तो हम ये मानते हैं कि आज मार्केट जो है गिरा है। तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स को आप बेस मान सकते हैं। तो अगर आप इसे बेस मानते हैं निफ्टी को, निफ्टी के परफॉर्मेंस को, तो जो आपकी कंपनी है वो उसने निफ्टी के कंपैरिजन में उसने कैसा परफॉर्म किया। क्या लास्ट ईयर में जितना निफ्टी का रिटर्न आया था आपकी कंपनी ने उतना ही रिटर्न दिया, उससे ज़्यादा रिटर्न दिया या उससे कम रिटर्न दिया। तो जनरली अगर आपकी कंपनी निफ्टी के रिटर्न से बहुत ज़्यादा रिटर्न देती है, हम इसे इस एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर निफ्टी ने फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर में 12% का रिटर्न दिया है और आज आपकी कंपनी ने 30% का रिटर्न दिया है, तो आपकी कंपनी ने निफ्टी से बहुत हाई रिटर्न दिया है। तो इसका मतलब आपकी कंपनी जो है वो हाई बीटा स्टॉक होगी। और ये जो बीटा है वो हाई बीटा स्टॉक होगी क्योंकि उसने निफ्टी के कंपैरिजन में रिटर्न ज़्यादा दिया है। और अगर आप एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर निफ्टी ने 12% का रिटर्न दिया है और आपकी कंपनी ने जो है उसमें 5% का रिटर्न दिया है, 5% का रिटर्न, तो ये लो बीटा हो गया। तो ये जो है इसे हम लो बीटा बोलेंगे। तो हाई बीटा की निफ्टी के कंपैरिजन में, एक इंडेक्स के कंपैरिजन में, मार्केट का जो इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में आपका स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपके शेयर्स के क्या रिटर्न है। तो ऑब्वियसली कोई शेयर ज़्यादा रिटर्न देता है तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो आपको इसमें इसी तरह से समझना होगा कि वो निफ्टी के कंपैरिजन में इस शेयर आपके शेयर में उतार चढ़ाव कितना हुआ है। अगर क्या पिछले 5 सालों में आप रिटर्न कंपेयर कर सकते हैं, पिछले 5 सालों में निफ्टी के रिटर्न्स या निफ्टी में जो गिरावट आई उसके कंपैरिजन में आपके शेयर में ज़्यादा उछाल और ज़्यादा गिरावट आई है, तो आपका जो शेयर है वो हाई बीटा स्टॉक कहलाएगा। अगर उसने इंडेक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ऊपर का या ज़्यादा लो नीचे का मूवमेंट दिया है। तो ये चीज़ आपको अपने शेयर के लिए ज़रूर जानने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर जो भी हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, उसमें उतना ही रिटर्न होता है कि अगर निफ्टी में जब गिरावट आती है तो निफ्टी तो पता लगा कि 1 या 2 नीचे गिरा है, लेकिन आपके शेयर में जब गिरावट आई तो वो 20% या 40% नीचे गिर गया है। तो आपको इस चीज़ को जरूर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हाई बीटा स्टॉक्स में हाई रिस्क इन्वॉल्व रहता है। और तो हाई रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो आपको इस रिस्क को जरूर समझना चाहिए। तो और लोअर बीटा स्टॉक्स में जो है वो निफ्टी के कंपैरिजन में इतना उतार चढ़ाव नहीं रहता है, तो वो एक तरह से डिफेंसिव स्टॉक समझे जाते हैं। तो आप उसी तरह से अपने शेयर के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या ज़्यादा रिस्क लेके आपको ऐसे शेयर में पैसा लगाना चाहिए जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं, या या आप एक डिफेंसिव स्टॉक में लगाना चाहते हैं जो कि एक लोअर रिस्क वाला है और डिफेंसिव स्टॉक है। तो ये आपको बीटा अपने शेयर का बीटा जरूर चेक करना चाहिए कि वो हाई बीटा है या लो बीटा है, या आप उसमें ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं चौथे पॉइंट की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों जो
चौथा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डिविडेंड का पॉइंट। और डिविडेंड आप मैंने अपने बहुत पिछले वीडियोस में मैंने कवर किया हुआ है, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आप डिविडेंड से भली भांति परिचित होंगे। और डिविडेंड जो होता है वो एक शेयर को परचेज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो शेयर है वो डिविडेंड, उसका डिविडेंड यील्ड कितना है और वो डिविडेंड के रूप में आपको कितने पैसे, कितना वो रिटर्न कितना देता है। तो डिविडेंड को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे भी अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप पैसा रखते हैं, आपने 1 लाख रुपए रखा हुआ है, तो अगर बैंक जो है सेविंग अकाउंट पे अगर वो 4% का रिटर्न देती है तो ये आपका 4% इंटरेस्ट हो गया आपके सेविंग अकाउंट के अमाउंट पे। ऐसे ही अगर हम समझें तो अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, तो फिक्स डिपॉजिट में अगर आपने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं और फिक्स डिपॉजिट में जो है आपको 8% का रिटर्न मिलता है, तो आपके फिक्स डिपॉजिट पे आपको 8% का रिटर्न एनुअली मिलता रहेगा। ऐसे ही अगर हम शेयर के बारे में समझें तो आप अगर किसी कंपनी का शेयर लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप टीसीएस का शेयर लेते हैं तो टीसीएस का जैसे 3,200 रुपये के आसपास शेयर चल रहा है, तो अगर आप 3,200 रुपये का एक शेयर लेते हैं तो क्या टीसीएस जो है एनुअली कितना डिविडेंड पे करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिविडेंड यील्ड टीसीएस का कितना है, तो टीसीएस का जो डिविडेंड यील्ड है, एक एवरेज जो डिविडेंड यील्ड होता है वो आपको स्टॉक में जरूर देखना चाहिए कि आप आपके शेयर की जो डिविडेंड यील्ड है वो 3% के आसपास होनी चाहिए। तो 3% के आसपास एक अच्छा डिविडेंड यील्ड माना जाता है। और अगर आप आपने शेयर परचेज किया है 3,200 रुपये के आसपास और 3% का डिविडेंड है, तो ये आपके लिए मतलब 30-35 रुपये का डिविडेंड आपके लिए पर ईयर जो है वो जनरेट करेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर शेयर का प्राइस, जैसे अभी टीसीएस का प्राइस अभी 3200 रुपये चल रहा है और डिविडेंड यील्ड अगर 3% के हिसाब से आपका 32 रुपये के आसपास आता है, और अगर यही जो है अगर हम यही करें कि अगर इसी में टीसीएस का प्राइस अगर बढ़ जाता है, टीसीएस का प्राइस अगर बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर 3,200 रुपये से बढ़ के उसका 4,000 हो गया या 5,000 रुपये हो गया और डिविडेंड अगर टीसीएस उतना ही पे कर रही है, तो डिविडेंड परसेंटेज आपको फिर कम दिखेगी। तो आपको डिविडेंड यील्ड जो है शेयर का प्राइस अगर शॉर्ट टाइम में अगर बहुत ज़्यादा मूव कर गया है और डिविडेंड यील्ड आपको कम दिख रहा है, तो आप पास्ट ईयर के आप डिविडेंड्स कंपेयर कर सकते हैं कि पास्ट ईयर में इसने पिछले 10 सालों में इसने कितना डिविडेंड दिया है। तो आपको पास्ट परफॉर्मेंस जरूर चेक करनी चाहिए। आप पिछले एक डिविडेंड यील्ड परसेंटेज देख के या 1 साल का या 2 साल का आप देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है। तो आपको पिछले 5 से 10 साल का रिकॉर्ड जरूर देखना चाहिए कि हर साल इसने पिछले 10 साल के कंपैरिजन में इसने कितना डिविडेंड पे किया है। तो वही रेशो आपको जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। तो डिविडेंड जो है जनरली एक अगर डिविडेंड परसेंटेज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और आगे फ्यूचर में बढ़ के उस शेयर की डिविडेंड परसेंटेज ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उसी रेशो में डिविडेंड भी बढ़ता है और आपको जो है डिविडेंड परसेंटेज तो 3 ही दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर टीसीएस का शेयर 3,000 से बढ़ के 6,000 हो गया है और उसको भी अगर आपको 3% का डिविडेंड मिल रहा है, तो 3% का डिविडेंड मिल रहा है तो 3% पे अगर आपको 90 रुपये मिलते थे, तो अगर प्राइस बढ़ के 6,000 हो गया है तो 6,000 पे भी आपको जो है वो डिविडेंड 90 रुपये से बढ़ के 180 रुपये हो जाएगा, 180 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो आपको परसेंटेज के कैलकुलेशन में तो वो 3% ही दिखेगा, क्योंकि 6,000 का 3% 180 रुपये हो गया। तो आप उसी तरह से आप, लेकिन आपका जो डिविडेंड अमाउंट है वो बढ़ गया है। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने कोई शेयर लिया है 3% पे आपने लिया है, तो डिविडेंड का परसेंटेज ये फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है, क्योंकि अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो ये डिविडेंड का परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो ये डिविडेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आपको इसे डिविडेंड हिस्ट्री और डिविडेंड का परसेंट एनुअल यील्ड जरूर देखना चाहिए किसी भी शेयर को परचेज करने से पहले। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पांचवें और आखिरी पॉइंट की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी शेयर को चूज करने के लिए। तो दोस्तों, पांचवा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है चार्ट। किसी भी कंपनी का आपको चार्ट भी जरूर देखना चाहिए उस शेयर में पैसा लगाने के लिए। चार्ट, अब आप कहेंगे कि चार्ट हम कैसे समझ सकते हैं, तो चार्ट देखने का सबसे बहुत ही इजी तरीका है, आपको दो बेसिक चीज़ें आपको चेक करनी है। आपको पूरा चार्ट एनालाइज नहीं करना, बट दो बेसिक चीज़ें
जो आपको किसी भी शेयर के बारे में देखनी चाहिए, वो पहली चीज़ तो है कि इन्वेस्टमेंट का जो भी चार्ट है वो लोअर लेफ्ट से जब स्टार्ट होता है, जैसे आपके लेफ्ट साइड से जब स्टार्ट होता है और जब जो राइट साइड है, तो राइट साइड हमेशा लेफ्ट साइड से ऊपर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि राइट साइड का जो पॉइंट है वो लेफ्ट से नीचे हो रहा हो और चार्ट जो है डिक्लाइन की तरफ है और आप ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और जो दूसरा है कि वो ये है कि जो चार्ट का जो हेड है, हेड मतलब लेफ्ट साइड, तो हेड जो है वो डाउन वर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो आपको ये चार्ट बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, घटते हुए क्रम में नहीं होना चाहिए। तो ये आपको बेसिक चीज़ें आपको जरूर देखनी चाहिए और आपको ये समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है, और वो जानने की कोशिश भी ना करें तो बेहतर होगा। तो मैं आपको ये एक एग्जाम्पल चार्ट दिखाने जा रहा हूँ, एक सैम्पल एग्जाम्पल चार्ट। तो दोस्तों इस स्क्रीन में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक अच्छा चार्ट पैटर्न। तो अगर आप एक बेसिक चार्ट एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको जस्ट ये लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड में आपको 1324 रुपये की वैल्यू दिख रही है, और ये राइट साइड आप देख सकते हैं जो आप बहुत ही राइट साइड में आ रहे हैं। तो आप सिंपल कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको जस्ट गूगल पेज पे जाके टी शेयर प्राइस आप लिख दीजिए, तो आपको ये लेफ्ट साइड जो है और राइट साइड, तो राइट साइड की वैल्यू आपको लेफ्ट साइड से ऊपर ही दिख रही है। तो आपको यहाँ पे वन डे दिखेगा, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये वन डे का आएगा, तो आपको वन डे में नहीं करना है, आपको 5 ईयर्स में आप चले जाइए। तो 5 ईयर्स का आप चार्ट पैटर्न किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए देखिए, और 5 ईयर्स के चार्ट में आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड का ऊपर होना चाहिए। आपको ये ट्रायंगल शेप में आपको बढ़ता हुआ जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो अगर ये पैटर्न है, लगातार ये जो है ग्रोथ की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ से यहाँ, तो ये एक अच्छा चार्ट पैटर्न हो जाएगा और आपको ऐसे कंपनी को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम एक ऐसी कंपनी का लेते हैं जो कि ऊपर से डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐसी कंपनी भी ओपन कर रखी है, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी का मैंने यहाँ पे चार्ट पैटर्न ओपन कर रखा है। तो देखिए ये बाय डिफॉल्ट आपका वन डे का आएगा, और मैं अगर आप 5 ईयर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 329 रुपये का प्राइस है, और राइट साइड पे आप देखेंगे तो अभी ये 142 रुपये का प्राइस। तो इसका चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। आपको ऐसी कंपनी को लेने से बचना चाहिए, और ऐसी कंपनी को में आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, और ऐसी कंपनी को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिक चार्ट एनालिसिस आप बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश ना भी करें, तो आपको एक बेसिक चार्ट पैटर्न चार्ट देखने के लिए आप अगर इतना एनालाइज कर लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।